हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का पहला अध्याय जिसका नाम है वर्णमाला। ये चैप्टर यूपी पुलिस, DSSB, रेलवे, CTET व अन्य एग्ज़ाम्स में हमारी हेल्प करेगा हमारे नंबर को इंक्रीज़ करने में। तो आइए देखते हैं चैप्टर में इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है ध्वनि से। ध्वनि यानी किसी भी चीज़ की साउंड या वॉइस कह सकते हैं, एक तरह से प्रोनाउंसिएशन। किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी वर्ण को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ध्वनि उसकी जानकारी देती है। तो ध्वनि की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हम अपने मुंह से व्यक्त करते हैं, जो भी हम अपने जीभ से व्यक्त करते हैं, वो चीज़ ध्वनि है। जैसे कै में ए छिपा है, अगर ये हमें इसका ज्ञान नहीं है ध्वनि का, तो हम कै को इस तरह से नहीं बोल पाएंगे कि उसमें ए की साउंड आए या ए की ध्वनि आए। हम नॉर्मली फिर कै को बिना ध्वनि के बोलेंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है। उसके बाद वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण क्या होता है? वह ध्वनि जिसका कोई खंड ना हो सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी में हमारे दो साउंड आ रही हैं, दो ध्वनि आ रही हैं, पा और नी। पा और नी को भी अगर हम अलग अलग करते हैं तो पे अलग हो जाता है, अल्फ़ाबेट आ अलग हो जाता है, न अलग हो जाता है और बड़ी ई की मात्रा अलग हो जाती है। बाकी इसका और कोई खंड हम दोबारा से नहीं कर सकते। तो पे, आ, न और ई जो हैं हमारे वर्ण हैं। हमारी हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और 52 यानी 52 वर्ण होते हैं, और हमारे जैसे इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर। स्वरों के प्रकार में सबसे पहले ह्रस्व स्वर आता है। ये एकमात्रिक होता है और इसकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के होती है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें 4 स्वर आते हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है। और ये क्या है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जब उच्चारण करते हैं तो मुश्किल से एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है इसके उच्चारण में। ए के उच्चारण में बस ए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? दो समान मूल स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे आ में ए और ए दो मात्रा छुपी हुई हैं, दो ए की मात्रा छुपी हुई हैं। तो इसके उच्चारण में दो सिंगुलर जो ह्रस्व स्वर हैं उनका यूज़ होता है। ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लेता है इसका प्रोनाउंस करने में, यानी उच्चारण करने में। ये दीर्घ स्वर हो गया। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ में तो क्या होता है, समान मूल स्वर मिल रहे थे। संयुक्त में क्या होता है, अलग अलग मूल स्वर मिल जाते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। तो हमने क्या समझा? ह्रस्व स्वर में एकमात्रिक, किसी और के थ्रू इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, दो स्वरों के मिल के बने होते हैं। दो स्वर कैसे? सेम, जैसे ए और ए मिल के आ बना रहे हैं। ठीक है। ई और ई मिल के बड़ी ई बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर में क्या दिक्कत है, मतलब ये कैसे दीर्घ स्वर से अलग है? इसमें दो अलग अलग मूल स्वर जुड़े होते हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। एक होते हैं प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या होते हैं? ये सबसे अलग है, ये इन जनरल हिंदी में यूज़ नहीं होते हैं। तो प्लुस स्वर में क्या सीन होता है? प्लुस स्वर में जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा ध्वनि लगती है उच्चारण के लिए। इसका कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 बना के हम इसका चिन्ह को दर्शाते हैं। तो जैसे ओम में बीच में 3 बना दिया, तो इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा ध्वनि लगती है उच्चारण में। अब देखिए स्वरों का उच्चारण किस तरह से होता है। सबसे पहले आता है अनुनासिक। अनुनासिक में नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है, नाक और मुंह के थ्रू। जैसे कुआं और चांद, तो इसमें नाक और मुंह के थ्रू ध्वनि निकलती है। अब जैसे अनुनासिक है, इसका अलग आ गया निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में क्या, अगर निर लग गया तो नाक को हटा दिया और केवल मुंह से उच्चारण होता है इसमें, जैसे इधर, उधर और आप। ठीक है। तो अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से उच्चारण, निर्नुनासिक में केवल मुंह से उच्चारण होगा। ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब वर्णों का उच्चारण कैसे करेंगे? वर्णों में सबसे पहले आता है अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आता है व्यंजन, और मतलब स्वर से इंडिपेंडेंट रहता है, और इसमें नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम अंगूर और अंगद। ठीक है। नाक से ध्वनि निकलती है और स्वर के बाद आता है। जैसे ए के बाद अंग आया तो इसे बोलेंगे अंगूर, तो नाक से ध्वनि निकल रही है मेरी। ठीक है। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग क्या आता है? जैसे इसमें है की ध्वनि निकलती है और ये भी स्वर के बाद ही आता है, और है की ध्वनि, जैसे दुख, अतः। अतः जैसे मोस्टली संस्कृत में यूज़ करते हैं, और मोस्टली क्या है, मैथ्स में यूज़ करते हैं। हिंदी में इतना खास यूज़ विसर्ग का होता नहीं है। ठीक है। हम आगे चलते हैं।
अब अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर समझना ज़रूरी है। जैसे अनुनासिक में क्या होता है, नाक से कम सांस जाती है, मुंह से अधिक ध्वनि निकलती है। जैसे कुआं बोलेंगे तो नाक से कम ध्वनि निकल रही है, मुंह से अधिक ध्वनि निकल रही है। इसमें क्या होता है, स्वर पर चंद्रबिंदु रहता है, ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है। स्वर पर चंद्रबिंदु रहेगा तो अनुनासिक है, और अगर बिंदु है तो अनुस्वार है। ठीक है, मुंह से कम सांस जाएगी अनुस्वार में, और अनुनासिक में मुंह से ज़्यादा सांस जाएगी। बस इतना ध्यान रखना में, चंद्रबिंदु है तो अनुनासिक, और अगर नॉर्मल बिंदु है तो अनुस्वार। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के बस नॉर्मली प्रकार हमें याद कर लेना है। कैसे, स्पर्श व्यंजन, इसमें क्या है, स्पर्श इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंठ यानी गला, तालु मतलब जीभ, मूर्धा मतलब जो दांत के पीछे का पार्ट है, अपर वाले जो दांत है उसका पीछे का जो पार्ट रहता है जिस पर जीभ टच होती है, जब हम बोलते हैं उसे मूर्धा बोलते हैं। दंत यानी दांत, ओष्ठ मतलब ओठ। तो मतलब जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो इन सब चीज़ों को स्पर्श करते हैं। जैसे कै बोला तो स्पर्श होता है, पै बोला, डे बोला, ढे बोला। तो टोटल 27 होते हैं व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। इसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में क्या होता है, पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जैसे स्पर्श में पूर्ण स्पर्श होता, इसमें कम स्पर्श होता है, और लगभग ऐसी फील आती है सटा रहे हैं हम, किसी चीज़ को सटा रहे हैं, जैसे जीभ को सटा रहे हैं या होठों को आपस में सटा रहे हैं हल्के से। जैसे हमने बोला वह, तो हल्के से होठों को सटा रहे हैं, पूर्ण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो ये अंतस्थ में आता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, य, र, ल और वह। नेक्स्ट आता है ऊष्म। ऊष्म से सीधा सीधा हम समझ लेते हैं, ऊष्म मतलब हीट। अब जो घर्षण से, घर्षण यानी फ्रिक्शन, अब हमें जब ये शब्द बोलेंगे हमें ऐसा लगेगा कोई फ्रिक्शन हो रहा है और हीट निकल रही है। जैसे शय, से और है, ये भी 4 होते हैं, ऊष्म यानी हीट। और हम समझ लेंगे घर्षण से उत्पन्न वायु से उच्चारण हो रहा है इनका, इसलिए ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। इसके बाद आते हैं आगत। आगत मतलब आए हुए। आए हुए कैसे, दूसरी भाषा से आए हुए। तो ये ज़ और फे। ज़ मतलब जैसे ज़रीन, जैसे जहर। फे मतलब जैसे फरेब, तो ये उर्दू भाषा से शायद आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी भाषा से आए हुए उन्हें बोलते हैं आगत। ये भी 2 होते हैं। हमारे नॉर्मल हिंदी में जय होता है, ये ज़ नहीं होता, जय होता है, जैसे जल। ठीक है, इसके बाद आता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, हमने समझ लिया, ऊष्म समझ लिया, आगत समझ लिया, और हमने संयुक्त समझ लिया। तो बच्चों हमने आज कौन कौन सी चीज़ें समझी। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा वर्णों के बारे में, ध्वनि के बारे में। उसके बाद हमने स्वर व्यंजन के बारे में समझा। उसके बाद प्रकार समझे इन दोनों के। उसके बाद उच्चारण समझा, किस तरह से उच्चारण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने व्यंजनों के प्रकार समझे, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर समझा। ठीक है, आज के लिए हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको हमारी चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो का वेट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपका हिंदी का टॉपिक्स जितने भी हैं जल्दी से जल्दी कवर करा सकें, और मोस्टली टॉपिक्स आपके कवर करा सकें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।